वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जान ही रहे एसएससी जेई का एग्जाम अब करीब आ चुका है। ठीक है, अब स्पीड अप करना होगा चीज़ों को। देखिए, एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले कहता हूँ, आप यार पैसे वैसों पे मत जाओ। हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपको अमीर बना देंगे नॉलेज से। ठीक है, चलिए। गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम फी नहीं लेते, आपसे ठगते नहीं हैं, और कोई रीज़न नहीं है। हम्म मतलब इस सब सेक्टर में अपना जो रोजी रोटी कमाते हैं बस उसी पे जीते हैं, और बहुत कम लोग आके ज्वाइन कर पाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। आप देख ही रहे होंगे। तो चलिए चालू करते हैं। ये हम पढ़ रहे थे आरसीसी डिज़ाइन ऑफ फूडिंग, तो इसके अंदर क्लासेस हो चुकी है। अब वहाँ से आगे बढ़ेंगे, डिज़ाइन डिटेलिंग हम सीखेंगे, डिज़ाइन और इन्फोर्समेंट डिटेलिंग। चेक फॉर बेंडिंग मूवमेंट, तो लिखना चालू करेंगे। चेक फॉर बेंडिंग मूवमेंट में सबसे पहले लिखेंगे हम, यहाँ पे हेडिंग डालिए क्रिटिकल सेक्शंस। क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन। ये डायरेक्ट कोड का स्टेटमेंट है, आप डायरेक्टली कोडल प्रोविजंस एज इट इज लिखिए, इट इज इंपॉर्टेंट है ना। तो लिखिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन के बारे में। मतलब क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट, मतलब जैसे ये स्लैब है, ठीक है, स्लैब सॉरी ये फुटिंग है, यहाँ पे एक कॉलम आके रेस्ट कर रही है, तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा। कहीं पर यहाँ पे एट फेस ऑफ कॉलम कहीं पर क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं, कहीं पर हम जो हमारा वॉल वगैरह अगर रहता है तो वॉल का सेंटर और वॉल का एज के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में होगा क्रिटिकल सेक्शन। ऐसा तो कौन से केस में कैसा, गसेटेड बेस में अलग फिर क्रिटिकल सेक्शन का कॉन्सेप्ट है। सो किस केस में कैसा क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर लिया जाता है, जिस लोकेशन पे हम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे और उस पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट को फैक्टर करने के बाद वी आर गोइंग टू डिजाइन दी फुटिंग। समझ गए। फॉर बेंडिंग मूवमेंट मतलब उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली टेंशन रीइंफोर्समेंट। समझ गए। यहाँ पे जो फुटिंग डिजाइन किया जाता है वो भी जैसा टू वे स्लैब था उसी तरह से हम रीइंफोर्समेंट डिजाइन करते हैं, लेकिन हम करते क्या देखिए, जैसे ये दो स्पैनिंग डायरेक्शन है, इसका ये एक स्पैनिंग डायरेक्शन है, ये अलग स्पैनिंग डायरेक्शन है, तो इस वाले स्पैनिंग डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग हम सबसे पहले मतलब यहाँ पर एम एक्स कैलकुलेट कर लिया, फिर यहाँ पर आपका इस वाले स्पैनिंग डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन होगा, एम वाई कैलकुलेट कर लिया। तो एम एक्स को कैलकुलेट किया और एज ए सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन है ना, रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसिडर करते हुए 1 मीटर का हम विड्थ कंसिडर कर लेते हैं, 1 मीटर वाइड है ना, और इस 1 मीटर वाइड के लिए हम रिइंफोर्समेंट डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कैंटिलीवर एक्शन होता है, ये वर्ड याद रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। कैंटिलीवर एक्शन कहने का मतलब है हम जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे हम कंसिडर करेंगे कि ये क्रिटिकल सेक्शन से लेके यहाँ तक का एक कैंटिलीवर बीम है जिसका वाइड है 1 मीटर और जिसकी लेंथ है इतना, x1 x2 जो भी लेंथ है। ये सब चीज़ें हम लिखवाएंगे, लेकिन अभी ऐसे समझते चलो। तो ये कैंटिलीवर एक्शन को कंसिडर करते हुए हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं इसको, इधर एक कैंटिलीवर, फिर इधर से इधर एक कैंटिलीवर, फिर ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक कैंटिलीवर, यहाँ से यहाँ ऐसे एक कैंटिलीवर, ऐसा। सो हियर कैंटिलीवर एक्शन इज प्रिवेलिंग बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ कैंटिलीवर एक्शन, सो वी कैलकुलेट द रीइंफोर्समेंट वैल्यू। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग हम रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे और उसको हम उसके टेंशन जोन में प्रोवाइड कर देंगे। समझ गए चीज़ों को। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कैलकुलेट करेंगे तो हम इंडिपेंडेंट कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस वाले स्पैनिंग डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग अलग रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर दिया, इस वाले स्पैनिंग डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग अलग रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर दिया, है ना। दोनों का एक दूसरे से कोई लिंकअप नहीं है, इंडिपेंडेंट कहना यही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो स्लैब का डिज़ाइन होता है उसमें जो गवर्निंग क्राइटेरिया होती है, गवर्निंग क्राइटेरिया कहने का मतलब ये जो फुटिंग का डिज़ाइन होता है इसमें जो गवर्निंग क्राइटेरिया है, मतलब हमको डेप्थ ऑफ फुटिंग है ना, डेप्थ ऑफ फुटिंग कहाँ से निकल के आती है। तो बेसिकली हर वक्त वन वे सीयर जो है ना, इसके करस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ फुटिंग विल बी हाई। तो वन वे सीयर इज द गवर्निंग डिज़ाइन क्राइटेरिया इन केस ऑफ फुटिंग्स। समझ गया बात को। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो होप कि आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। लिखिए, द ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट, ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट कहने का मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ना, और उसी मोमेंट के लिए हमको डिजाइन करना है टू बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ ए आइसोलेटेड कॉन्क्रीट फुटिंग विच सपोर्ट ए कॉलम, पेडेस्टल और वॉल शाल बी मोमेंट कंप्यूटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन 34.2.3.1। ठीक है, एट सेक्शन लोकेटेड एज फॉलो। अब ये जो सेक्शन है वो क्या किया है, पहला देखिए, एट द फेस ऑफ द कॉलम, पेडेस्टल और वॉल फॉर फुटिंग सपोर्टिंग ए कॉन्क्रीट कॉलम, पेडेस्टल और वॉल। ये कॉन्क्रीट कॉलम कहने का मतलब ये आरसीसी का बात कर रहा है, रिइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट का कॉलम है, या फिर रिइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट का पेडेस्टल है, या फिर रिइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट का वॉल है। कोई भी चीज हो सकता है एक फुटिंग के ऊपर।
अगर आरसीसी का कोई आइटम है तो जो क्रिटिकल सेक्शन होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इट विल बी एट वेयर, इट विल बी एट फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके करस्पॉन्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, आपको मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। आप स्टेटमेंट लिखा, अब ये डायग्राम बनाइए। देखिए हम करते क्या है बेसिकली, लेट्स सपोज मैं आपको अब यहाँ पे डिटेल डायग्राम समझा देता हूँ, तो इस डायग्राम को बनाइए। लेट्स सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर फुटिंग कुछ भी कह लो, तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर फुटिंग लेके चल रहा हूँ। तो ये आपको एक रेक्टेंगुलर फुटिंग यहाँ पे दिख रहा, दिस इज वन रेक्टेंगुलर फुटिंग। लेट्स सपोज एक आरसीसी कॉलम है, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का कॉलम है ना, कॉलम है, उसका भी रेक्टेंगुलर शेप या फिर स्क्वायर शेप जो भी मान सकते हो, तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर ही मान लेता हूँ। नाउ अब देखिए, लेट्स सपोज दिस डायमेंशन इज योर ए, दिस डायमेंशन इज योर बी। नाउ दिस इज योर विड्थ ऑफ द कॉलम, विड्थ ऑफ द फुटिंग, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द फुटिंग। होगा, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया। अब क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे हो गया, फेस ऑफ द कॉलम, है ना, फेस ऑफ द कॉलम। कहने का मतलब है द क्रिटिकल सेक्शंस विल बी लोकेटेड हियर। फेस ऑफ द कॉलम ये है आपका, दिस इज योर फेस ऑफ द कॉलम, तो ये आपका एक क्रिटिकल सेक्शन होगा। सिमिलरली दिस साइड, दिस विल बी योर क्रिटिकल सेक्शन, फेस ऑफ द कॉलम। यहाँ पे दो अलग अलग स्पैनिंग डायरेक्शन है। लेट्स सपोज हम डायरेक्शन को शो कर देते हैं यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के माध्यम से। लेट्स सपोज दिस डायरेक्शन इज योर एक्स डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज योर वाई डायरेक्शन। समझ गए चीजों को, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। तो अब देखिए बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये डेप्थ ऑफ फुटिंग है, दिस इज योर डेप्थ ऑफ फुटिंग। यहाँ पे लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर डेप्थ मैंने शो किया फुटिंग का, दिस इज योर डेप्थ ऑफ फुटिंग। और यहाँ पे आपका ये कॉलम है, ओके, दिस इज द लोकेशन जहाँ पे आपका कॉलम लोकेटेड है। ओके, ये आपका कॉलम। नीचे से आपको क्या लग रहा है, नीचे से आपको लोडिंग लग रहा था इस फुटिंग के ऊपर, जिसके करस्पॉन्डिंग हमको डिजाइन करना था, और वो क्या था, नेट लोड, नेट W0 अल्टीमेट, नेट अल्टीमेट, है ना। नेट सॉइल प्रेशर लग रही थी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसकी मैग्नीट्यूड थी। अब देखिए यहाँ पे सिमिलरली इस तरफ आप देखोगे क्रॉस सेक्शन, तो इस तरफ आप ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखा सकते हो, दिस इज दी योर। अच्छा, ये वाला डायमेंशन आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, दिस डायमेंशन ऑफ द कॉलम विल बी ए। सिमिलरली इस पर्टिकुलर साइड में इस तरह से फुटिंग का डेप्थ, ठीक है, ये आप डेप्थ दिखा दीजिए फुटिंग का। नाउ यहाँ पे कॉलम है, एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। अब ये जो कॉलम का डायमेंशन आपको दिख रहा होगा, ये डायमेंशन आपको बी दिख रहा होगा, है ना, ये डायमेंशन बी दिख रहा होगा। और यहाँ से नीचे से वही नेट सॉइल प्रेशर लग रही है एज ए यूडीएल फॉर्म, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, W0 अल्टीमेट, ये नीचे से लग रही है, इधर भी समझ में आ रहा है। अब ये जो लोड लग रहा है नीचे से, इस कारण कॉलम आपका, सॉरी, ये जो फुटिंग है ये कुछ इस तरह से बेंड करेगा। ये देखो, आप ऐसा सोचो ना, ये जो सेक्शन है जिसको मैं क्रिटिकल सेक्शन ले रहा हूँ, दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन, फेस ऑफ द कॉलम। ये क्या है, दिस इज योर फेस ऑफ द कॉलम, फेस ऑफ द आरसीसी कॉलम, आरसीसी कॉलम। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। ये क्या आपका फेस ऑफ द आरसीसी कॉलम, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, दिस आर द क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन। आप यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे शो करके डायग्राम में, क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस क्रिटिकल सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं अभी लिखवाता हूँ, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो क्रिटिकल सेक्शन है, तो हम दोनों क्रिटिकल सेक्शन के बाद बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज ये जो एक्सिस है आपका, ठीक है, ये जो एक्सिस है ये कौन सा है, इसका नाम मैं देता हूँ। लेट्स सपोज इस एक्सिस को कहता हूँ 1 1 एक्सिस, ठीक है, इस वाले एक्सिस को कहता हूँ 1 1 एक्सिस, इस वाले क्रिटिकल सेक्शन को, और इस वाले क्रिटिकल सेक्शन को कहता हूँ 2 2 क्रिटिकल सेक्शन, 2 2 क्रिटिकल सेक्शन। समझ में आया। अब हम बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसा हम स्लैब में करते थे वैसा ही यहाँ पे फुटिंग के स्लैब में करेंगे। क्या करेंगे, इस यहाँ से 1 मीटर चौड़ा एक पट्टी को कंसिडर किया जाएगा। लेट्स सपोज हमने 1 मीटर वाइड एक पट्टी हमने कंसिडर किया, ठीक है, ये हमने कंसिडर किया 1 मीटर चौड़ा, ओके। इसकी जो विड्थ है इस पट्टी की ये है 1 मीटर, तो आप यहाँ पे बगल में लिख लीजिए इधर, दिस विड्थ इज योर 1 मीटर। और लेट्स सपोज ये जो ओवरहैंग लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर, दिस ओवरहैंग लेंथ इज योर x1, है ना,
दिस इज योर ओवरहैंग लेंथ, ये x1 लेंथ है, ओवरहैंग लेंथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट सबसे पहले मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस एक्सिस के अबाउट एक मूवमेंट लग रही होगी, तो वो मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने बोला था कैंटिलीवर एक्शन होता है, तो मूवमेंट कैसे निकालेंगे, कैंटिलीवर में कैसे निकालते हैं हम, जैसे कि एक कैंटिलीवर है यहाँ पे, इसके ऊपर यूडीएल लगा है, तो हम बेंडिंग मोमेंट यहीं पर सबसे मैक्सिमम होगा, तो ये जो मोमेंट है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मान लो W किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, लेट्स सपोज, तो क्या होती है, और लेंथ ऑफ कैंटिलीवर इज L, तो WL²/2 यही होता है, WL²/2. So we will use this particular formula and at this critical section we are going to calculate the bending moment value. तो यहाँ पे जो लोडिंग है it is already ultimate, तो आप अगर W0 अल्टीमेट को यूज करके निकाल रहे हैं तो आपको मोमेंट भी अल्टीमेट ही मिलना है, आपको उसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं, समझ गए बात को, आपको उसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी दिखाते हैं। तो लेट्स सपोज इस वाले सेक्शन के अबाउट जो हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट 1 एक्सिस के अबाउट, लेट्स सपोज इस मोमेंट को कहता हूं मैं M11, यहाँ पे लिख दिया बगल में M11 अल्टीमेट, ठीक है, मोमेंट अबाउट 1 एक्सिस अल्टीमेट। सिमिलरली इस वाले सेक्शन के अबाउट जो मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे वो लेट्स सपोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं M22 अल्टीमेट। नाउ अब देखिए M11 अल्टीमेट जो बेंडिंग मोमेंट होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, M11 बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो रिइंफोर्समेंट कुछ ऐसे होगी, इस तरह से। तो ये रिइंफोर्समेंट का डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में ये रिइंफोर्समेंट है, देखिए ऐसे हम कुछ एक्स डायरेक्शन में रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो रिइंफोर्समेंट है लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ ASTX, ये एक्स डायरेक्शन में कैसे है, कैसे समझोगे, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने पहले डिफाइन कर रखा है, तो इसको हम कह देंगे ASTX, समझ गए, ASTX रिइंफोर्समेंट। सिमिलरली M22 अल्टीमेट के करस्पॉन्डिंग जो भी आप रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे उसको आप ऐसे प्रोवाइड करेंगे, है ना, इस तरह से। तो ये जो रिइंफोर्समेंट होंगे ये क्या होंगे, ये क्या कहलाएंगे, ASTY, ठीक है। अब ये M22 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, M22 को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर ये क्रिटिकल सेक्शन है 22 एक्सिस इज क्रिटिकल सेक्शन, तो हम इस तरह से एक 1 मीटर वाइड एक पट्टी लेंगे फुटिंग का, है ना, 1 मीटर चौड़ा, ओके, 1 मीटर विड्थ होगा, ठीक है, इस तरह से एक वाइड पट्टी लेंगे और इस पट्टी का मोमेंट टोटल ये 22 एक्सिस के बाद क्या होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, वही होगा M22 अल्टीमेट, समझ गए चीज़ों को, ऐसा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि M11 अल्टीमेट और M22 अल्टीमेट के इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे। ये आप ASTX और ASTY तो आप समझ गए, ठीक है, ये कैसे प्रोवाइड करना है। यहाँ पे कैंटिलीवर एक्शन होता है, ये डायग्राम भी, ये चीज़ भी यहीं पे लिख लीजिए, कैंटिलीवर एक्शन को यूज करके, इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे मोमेंट वगैरह निकालते हैं। जो डिजाइन गवर्न करता है ना, जो क्राइटेरिया, दैट इज योर शियर क्राइटेरिया विच गवर्न द डिजाइन। नाउ लेट्स सपोज जैसा कि ये ओवरहैंग का वैल्यू मैंने x1 कंसिडर किया, सिमिलरली लेट्स सपोज ये वाला जो ओवरहैंग है यहाँ से यहाँ तक का, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ डायग्राम में, लेट्स यहीं पे लिख दे हूँ, दिस ओवरहैंग वैल्यू इज x2, ये x1 ओवरहैंग है आपका, दिस इज योर x2 ओवरहैंग। ये ओवरहैंग का वैल्यू कितना होगा सबसे पहले मेरे को ये बताओ, तो ये x1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पे x1 का अगर वैल्यू मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो देखो x1 इक्वल टू क्या होगा आपका L/2 माइनस, हम A/2 लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू L/2 माइनस A/2 इतना लिखा जा सकता है x1 को। सिमिलरली ये x2 को क्या लिखा जा सकता है, B/2 मतलब कैपिटल B/2 माइनस स्मॉल b/2, है ना, x2 इक्वल टू कैपिटल B/2 माइनस स्मॉल b/2, ये हो जाएगा आपका x2 ओवरहैंग। तो x1 ओवरहैंग आपको मालूम, x2 ओवरहैंग आपको मालूम, ठीक है, मतलब ये लेंथ ऑफ ओवरहैंग आपको मालूम है। तो ये हो गया आपका ओवरहैंग लेंथ, x1 इक्वल टू L माइनस A/2 और x2 इक्वल टू B माइनस B/2, हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात को समझिए, आपका चूंकि ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो L इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन B, अगर L विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन B, और कॉलम को भी मान लीजिए रेक्टेंगुलर है तो जो आपका A है इट इज ग्रेटर देन स्मॉल b, A इज ऑल्सो ग्रेटर देन स्मॉल b।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्वियस सी बात है x1 विल बी ग्रेटर देन x2, है कि नहीं। अगर ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो रेक्टेंगुलर के केस में, स्क्वायर के केस में तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों ओवरहैंग इक्वल हो जाएंगे, x1 विल बी इक्वल टू x2 इन केस ऑफ स्क्वायर फुटिंग, है ना। लेकिन रेक्टेंगुलर में ये सिनेरियो आपका बनेगा, तो ध्यान रखिएगा बात को। ओके, चलिए अब हम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला M11 अल्टीमेट, ठीक है। M अल्टीमेट अबाउट 11 एक्सिस, जो हमने 11 एक्सिस कंसिडर कर रखा था, डायग्राम आपने बना रखा होगा, आई थिंक हमसे वो डायग्राम हो गई डिलीट। तो जो हमने 11 एक्सिस कंसिडर कर रखा था, दिस इज योर 11 एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट लग रही है इसको हम कह रहे हैं M11 अल्टीमेट, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमको ये निकालनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक जो फुटिंग है उसका एक पट्टी हमने कंसिडर किया, क्योंकि ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। दिस इज माई क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन। तो हमने 1 मीटर चौड़ा एक पट्टी कंसिडर किया, 1 मीटर जिसकी वाइड थी और जिसका ओवरहैंग लेंथ, ये जो लेंथ था इट वाज योर x1, ठीक है। और इस पे जो लोडिंग लग रही थी वो लग रही थी W0 अल्टीमेट। ओके, तो हम बेंडिंग मोमेंट कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग द कैंटिलीवर कॉन्सेप्ट। देखिए W0 अल्टीमेट इंटू 1 मीटर, ठीक है। पहले तो हमको लोड का मैग्नीट्यूड निकालना, 1 मीटर इंटू x1 लेंथ, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो हमको टोटल लोडिंग निकल जाएगा। अब ये लोडिंग जो है ये कहाँ पर कंसंट्रेटेड होगी, दिस लोड, है ना। यूडीएल को आपने बेसिकली क्या किया, पॉइंट लोड पे कंसंट्रेट किया, एंड दिस टोटल लोड विल बी कंसंट्रेटेड एट दिस सीजी ऑफ दिस मेंबर, ठीक है। यहाँ पर एकदम सेंटर पे, मतलब x1/2 से, है ना। तो इनटू ये लोड इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म कितना है यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका x1/2। तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, W0 अल्टीमेट, ठीक है। 1 मीटर को अब हटा देते हैं, 1 मीटर समझ गए ना हम क्यों लिखे हैं 1 मीटर, है ना, लोड कैलकुलेशन के लिए। W0 अल्टीमेट 1 मीटर का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप सिंपली, हम पर मीटर बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, तो हम 1 मीटर यहाँ पे आपको लिख के शो कर दिए कि एक्चुअली फॉर्मूला कैसे बनी। तो W0 अल्टीमेट इंटू x1²/2 हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। सो हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, W0 अल्टीमेट इंटू x1 का वैल्यू क्या है, L-a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से इतना किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट आएगा, ये M11 अल्टीमेट, समझ गए। अब इतने मोमेंट के करस्पॉन्डिंग ये जो मोमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला जो हमने लिखवा रखा है अभी तक, सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। उसके लिए जो मोमेंट के करस्पॉन्डिंग जो हमने रिइंफोर्समेंट निकालने का फॉर्मूला लिखा रखा है, वही फॉर्मूला में इस बेंडिंग मोमेंट को डालेंगे और हम AST निकाल लेंगे, और कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, AST निकाल लेंगे, समझ गए चीज़ों को। तो ये AST हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, है ना, ये AST जो होगा ये होगा ASTx, क्योंकि हमने x डायरेक्शन इसको ले रखा था, ये वाला डायरेक्शन हमारा था x एंड दिस डायरेक्शन इज योर y। तो इस ये रिइंफोर्समेंट इस तरह से अलोंग द लेंथ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिंग के साथ, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिंग के साथ इस तरह से रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो रिइंफोर्समेंट होगी ये होगी आपकी ASTx रिइंफोर्समेंट। क्लियर है, समझ रहे हैं चीज़ों को। अब देखिए आपको इसका मैं बेंडिंग बिहेवियर बताता हूँ थोड़ा सा, ये किस तरह से बेंड कर रहा है ना, वो बिहेवियर मैं आपको थोड़ा शो करता हूँ। तो देखिए बेसिकली ये कैसे बेंड कर रहा है, ये जो मैंने आपको क्रिटिकल सेक्शन दिखाया था, चलो पहले इसी स्पैन के अलॉन्ग ध्यान से सुनना, ये डायग्राम को भी बना लो। अच्छा ये चीज़ आपने लिखा कि नहीं लिखा, अभी जो यहाँ पे मैंने लिखवाया इसको आपने लिखा कि नहीं लिखा, आप इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है, कॉपी पे लिखते चलिए चीज़ों को। अब देखिए बेंडिंग बिहेवियर में आपको थोड़ा और डिटेल अंदर जाते हैं। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है कि ये आपका फुटिंग था, ठीक है, ये आपका फुटिंग था और मैं अलोंग द एक्स ले रहा हूँ, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई, है ना, दिस इज योर वाई। तो हम एक्स वाले पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी कॉलम है इस तरह से कुछ, दिस इज योर कॉलम। तो ये आपका क्रिटिकल सेक्शन था कि नहीं, दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन, है ना, फेस ऑफ द कॉलम, फेस ऑफ द कॉलम, फेस ऑफ द कॉलम, ये आपका था क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। इसी सेक्शन के अबाउट आपने अभी मोमेंट कैलकुलेट किया। तो देखिए यहाँ पे कैंटिलीवर एक्शन चल रही थी, ये ओवरहैंग जो यहाँ से यहाँ तक था इसको मैंने x1 कंसिडर कर रखा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसको मैं बनाता हूँ अलग से, एक कैंटिलीवर बनाता हूँ नीचे छोटा सा, देखना ये कैंटिलीवर है x1 लेंथ का,
नीचे से आपका लोडिंग लग रहा है यूँ इस तरह से, ये लोडिंग लग रहा है। लोडिंग लग रहा है कितने का, डब्ल्यू नॉट अल्टीमेट, है ना, नेट अल्टीमेट लोडिंग लग रही है थ्रू सॉइल, नेट सॉइल प्रेशर। अब इस नेट सॉइल प्रेशर के कारण इसका जो बेंडिंग हो रहा है ये कैसे हो रहा है, फुटिंग का, ये फुटिंग का बेंडिंग कुछ इस तरह से हो रही है, देखो जरा, है ना, बेंडिंग ऑफ फुटिंग, दिस इज योर बेंडिंग ऑफ फुटिंग, ऊपर ही बेंड करेगा, है ना, बेंडिंग ऑफ फुटिंग। अब ये जो बेंडिंग इस तरह से हो रही है, इसके कारण देखिए आपको क्या दिख रहा है, टॉप फाइबर जो है इसमें कंप्रेशन जा रही है, बॉटम फाइबर में टेंशन आ रही है, ऑब्वियस सी बात है। टॉप फाइबर में कंप्रेशन जा रहा है, बॉटम फाइबर में टेंशन जा रहा है, दोनों बगल, इधर भी देख लो, यहाँ पे आप ये आपका क्रिटिकल सेक्शन इधर हो जाएगा इस तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक का ये वाले लेंथ को अगर मैं कंसिडर करूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेंथ को, तो ये भी आपका वही x1 लेंथ है ना, इस x1 लेंथ में ये लोडिंग लग रही है, डब्ल्यू नॉट अल्टीमेट की लोडिंग लग रही है। इधर जो बेंडिंग होगा वो कैसे होगा फिर, अब देखिए ऐसे, फिर ये कुछ यूं इसकी बेंडिंग हो जाएगी इस तरह से फुटिंग की, समझ रहे हो बात को। तो टॉप फाइबर में देखिए कंप्रेशन है, बॉटम फाइबर में टेंशन है, तो ऐसा जो बेंडिंग मोमेंट है जिसके कारण टॉप फाइबर में कंप्रेशन, बॉटम फाइबर में टेंशन होता है, वो क्या होता है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो क्या यहाँ पे फुटिंग में सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, यस, द बेंडिंग मोमेंट इज ऑफ सैगिंग नेचर, है ना, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, कहने का मतलब है इसको हम कहेंगे पॉजिटिव मूवमेंट, यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लग रही है, बस यही मतलब है, सिंपल सी बात यही हमको समझना था। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लग रही है, आप देख भी रहे हो कि जो टेंशन डेवलप हो रही है यहाँ पे बॉटम फाइबर्स में डेवलप हो रही है, तो जो हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, समझ गए, जो रीइंफोर्समेंट ये तो आपका डेप्थ है, ठीक है, दिस इज योर डेप्थ ऑफ फुटिंग। तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट जो आप प्रोवाइड करोगे कौन सा, ASTX वाला, ये आपको एक ही रीइंफोर्समेंट दिखेगा ऐसा, एक पर्टिकुलर स्पेसिंग पे, सॉरी एक पर्टिकुलर क्लियर कवर पे, क्लियर कवर फॉर इन फुटिंग, इन केस ऑफ फुटिंग इज मोर देन 50 mm, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर कवर रहता है यहाँ पे, ओके। तो एक पर्टिकुलर क्लियर कवर को कंसिडर करते हुए हम ये रीइंफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे बॉटम लेयर में, ASTX प्लस आपको ऐसे दिखेगा। अच्छा, ये प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, ऐसा, समझ गए। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। देखिए कैंटिलीवर सिस्टम है, तो यहाँ पर मैं ये कॉलम का एकदम सेंटर बना रहा हूँ, ठीक है, इसका BMD बनाने की कोशिश करते हैं, एक रफ आइडिया में दे रहा हूँ, ठीक है, इसका BMD का। देखिए इसका जो BMD है, ये तो बताओ जो फ्री एंड है यहाँ पे तो मोमेंट जीरो होगा, दोनों फ्री एंड पे मोमेंट जीरो, और जो बेंडिंग मोमेंट है वो कुछ इस तरह से वेरी करेगी, यूं ऐसा, लाइक दिस, ओके, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, इस तरह से कुछ आपका BMD होगा, दिस विल बी योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी ए पैराबोला, ये आपका एक पैराबोला ही होगा, पैराबोला सेकेंड डिग्री कर, 2 डिग्री कर, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगी, समझ गए बात को, ठीक है। अब देखिए जो क्रिटिकल सेक्शन हमने क्या कंसिडर कर रखा है, ये वाले, है ना, तो हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो आएगी इस क्रिटिकल सेक्शन पे, इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इस क्रिटिकल सेक्शन पे जो मोमेंट आ रही है इसके करस्पॉन्डिंग हम डिजाइन कर रहे हैं, ये कोड का गाइडलाइंस है। मैक्सिमम मूवमेंट तो कहीं ना कहीं कॉलम के बीच में आ रहा है, समझ रहे हो, तो हम वहाँ पे उस मोमेंट के लिए डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, हम इस क्रिटिकल सेक्शन पे अकॉर्डिंग टू कोड जो बेंडिंग मूवमेंट आ रही है उस मूवमेंट के लिए हम रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेंटर पे जो मूवमेंट आ रही है इस मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग आप डिज़ाइन करेंगे तो आपका सेक्शन अनइकोनॉमिकल डिज़ाइन हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ेगी तो रीइंफोर्समेंट भी बढ़ेगा, उतना रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अदर स्पैनिंग डायरेक्शन में भी रीइंफोर्समेंट है, मतलब रीइंफोर्समेंट ज़्यादा हो जाता है, मतलब इट इज़ सफिशियंट, कोड कहता है इट इज़ सफिशियंट टू सफिशियंट, ठीक है, दैट इज योर क्रिटिकल सेक्शन। तो ये आप समझ गए, ओके, अबाउट योर 1-1 एक्सिस, ठीक है, M11 अल्टीमेट का कॉन्सेप्ट समझ गए, जिसके करस्पॉन्डिंग हमने ASTX निकाल के प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन था, अगर फुटिंग आपका रेक्टेंगुलर है तो ऑब्वियसली ये ASTX ज़्यादा वैल्यू आएगा, क्यों, क्योंकि आपका M11 अल्टीमेट का वैल्यू ही ज़्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि ओवर एंग जो था X1 इट इज़ ग्रेटर देन X2, सो ये M11 अल्टीमेट की वैल्यू अधिक आएगी अब, बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ ओवर एंग इज मोर, समझ रहे बात को, ओवर एंग का लेंथ ज़्यादा है, तो
इसके करस्पॉन्डिंग जो ए एस टी एक्स वाला रिइंफोर्समेंट होगा ये मेन रिइंफोर्समेंट हो गया कहीं ना कहीं, मतलब जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो रिइंफोर्समेंट निकालेंगे वही रिइंफोर्समेंट आपका मेन रिइंफोर्समेंट हो जाता है। तो ये रिइंफोर्समेंट कहीं ना कहीं मेन रिइंफोर्समेंट हो गया, तो इसलिए आप इसको बॉटम मोस्ट लेयर में प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? नाउ अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो स्पैनिंग डायरेक्शन था अलोंग दी वाई, ए एस टी वाई, उसको कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ तो मैंने आपको बता रखा है, ए एस टी वाई के करस्पॉन्डिंग रिइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, है ना, विड्थ के अलोंग प्रोवाइड होगा, ये रिइंफोर्समेंट अलोंग द लेंथ प्रोवाइड होगा, मतलब ये आपका लेंथ ऑफ फुटिंग है, दिस इज योर लेंथ ऑफ फुटिंग है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट लेंथ ऑफ फुटिंग है। तो ए एस टी एक्स जो प्रोवाइड हो रही है इट इज अलोंग द लेंथ, और ए एस टी वाई जो प्रोवाइड होगा वो अलोंग द विड्थ प्रोवाइड होगा। ठीक है, ए एस टी एक्स के ऊपर प्रोवाइड होगा ए एस टी वाई, और उसको प्रोवाइड करने का एक सिस्टम है, वो भी मैं आपको आगे चल के अभी बताऊंगा। ठीक है, हम कैसे रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग करते हैं, ए एस टी वाई के करस्पॉन्डिंग जो रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं उसको, जैसा हम ए एस टी एक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे फुटिंग में एक पर्टिकुलर स्पेसिंग को मेंटेन करते हुए, वैसा हम ए एस टी वाई के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, उसको हम किनारे पे कुछ कम प्रोवाइड करते हैं और बीच में कुछ ज़्यादा, फिर किनारे पे कम कर देते हैं। समझ गए बात को? तो ऐसा करते हैं, मैं आपको वो रूल बताऊंगा, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम ए एस टी वाई को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ए एस टी एक्स को आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे फुटिंग में। ठीक है, ओके। तो M22 अल्टीमेट आपके पास वो डायग्राम होगा, हमारा तो डिलीट हो गया, आपने पहले बना रखा होगा। तो M22 अल्टीमेट कैसे निकालोगे, फिर देखो जरा डायग्राम को, पहले लोडिंग लिखो। M22 अल्टीमेट हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, हम M22 अल्टीमेट को बना रहे हैं, हमारा एक्सिस जो था वो इस तरह से था, दिस वॉज योर 2-2 क्रिटिकल सेक्शन, है ना, 2-2 क्रिटिकल सेक्शन। इसके अबाउट हम निकाल रहे हैं M22 का मोमेंट, M22 अल्टीमेट का मोमेंट, और ये निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से एक 1 मीटर चौड़ा पट्टी कंसिडर कर रहे हैं फुटिंग का, 1 मीटर वाइड, और जिसकी ओवर एंग लेंथ है x2, और x2 का जो वैल्यू है वो कितना है, b माइनस स्मॉल b/2, ऐसा है ना, और इस पर लोडिंग कितना है, वही W0 अल्टीमेट। तो M22 अल्टीमेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले तो लोड का वैल्यू निकाल लो, W0 अल्टीमेट इंटू 1 मीटर, है ना, इंटू 1 मीटर इंटू x2 लेंथ, ठीक है, सॉरी, इंटू x2 लेंथ। आप लोड का वैल्यू पहले निकाल लिए। अब ये लोड कहाँ पे लग रहा है, इसके पॉइंट पे एकदम CG पे, तो यहाँ से आपको क्रिटिकल सेक्शन ये वाला है आपका क्रिटिकल सेक्शन CS, तो इसके अबाउट आपको मोमेंट देखना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, इंटू x2/2, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे भी देखिए कैंटिलीवर वाला फॉर्मूला आ गया, W0 अल्टीमेट, है ना, x2² 2, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट नाउ what we can write, we can write W0 ultimate into b minus b/2, ठीक है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इतना किलो न्यूटन मीटर का ये मोमेंट लग रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग हम रिइंफोर्समेंट जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा ASTY, है ना, ASTY, और रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाएगी, ऐसे लाइक दिस विल बी योर ASTY रिइंफोर्समेंट, ASTY रिइंफोर्समेंट। और ये भी जो मोमेंट है, दिस मोमेंट इज ऑल्सो सैगिंग मोमेंट, समझ गए। नाउ अब देखिए यहाँ पर भी हम 2 वे स्लैब के टाइप से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था आप ASTX को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करिए और ASTY को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करिए, समझ गए बात को। इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन होगा दोनों का, और उसके करस्पॉन्डिंग हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, समझ गए, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया ASTY बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ओके, इज इट क्लियर टू यू। बाकी जो बेंडिंग बिहेवियर है जैसा ASTX वाले डायरेक्शन में हो रहा है उसी तरह से इधर भी हो रहा है, अलग से क्या डायग्राम बनाऊं, समझ जाइए बात को, ओके। तो क्रिटिकल सेक्शन आपको याद रखना इज एट फेस ऑफ द कॉलम, जब सॉरी एट फेस ऑफ द कॉलम या फिर वॉल या फिर पेडेस्टल, जब ये जो कॉलम वॉल या फिर पेडेस्टल RCC की है ना, तो फुटिंग के लिए जो बेंडिंग मोमेंट आप निकालेंगे उसका जो क्रिटिकल सेक्शन होगा दैट विल बी एट फेस ऑफ द दिस स्ट्रक्चर्स, वॉल, फुटिंग या फिर सॉरी वॉल, कॉलम और पेडेस्टल, इसके फेस पर, ठीक है, RCC के केस में। अब मान लीजिए अगर RCC नहीं है तो ये तो निकाल लिया आपने, मोमेंट निकाल लिया। अच्छा, आगे आगे बढ़ने से पहले, वो नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन को देखने से पहले मैं एक चीज़ कुछ यहाँ पे और क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी आप रिइंफोर्समेंट आपको कैलकुलेट होके आएगा वो 1 मीटर चौड़ा क्रॉस सेक्शन के लिए निकल के आएगा, 1 मीटर वाइड क्रॉस सेक्शन,
ठीक है। तो जो भी आपको रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट होके आ रहा है ये 1 मीटर वाइड क्रॉस सेक्शन के लिए ही कैलकुलेट होके आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे विड्थ 1 मीटर कंसिडर कर रखा है। तो उसके बाद 1 मीटर के लिए कंसिडर करेंगे, फिर जो भी डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग, चाहे लेंथ में प्रोवाइड हो रहा है या विड्थ के अलॉन्ग प्रोवाइड हो रहा है, हम पूरे में प्रोवाइड कर देंगे स्पेसिंग वगैरह को कैलकुलेट करके। समझ गए चीज़ों को? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब देखिए, तो टोटल रिइंफोर्समेंट का वैल्यू अलग होगा जब आप 1 मीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। इस चीज़ को आप टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर टोटल विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अलोंग दैट पर्टिकुलर स्पैन आपको टोटल रिइंफोर्समेंट क्रॉस सेक्शन पे कितना आप प्रोवाइड कर रहे हो ये चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी। तो क्वेश्चन में अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, 1 मीटर वाइड पे या फिर टोटल रिइंफोर्समेंट। तो क्वेश्चन को वाइजली पढ़ के आंसर करना आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप, इसी जो अभी रिसेंट स्टेप लिखे थे उसी के आगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम डेप्थ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। डेप्थ कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, हम डेप्थ ऑफ फुटिंग को कैलकुलेट करेंगे। डेप्थ ऑफ फुटिंग बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया को यूज करके डेप्थ ऑफ फुटिंग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। अगेन स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। आपको क्या करना है, जो भी आपका मोमेंट मैक्सिमम था, ठीक है, जो भी इन दोनों में से किस में, आउट ऑफ M11 अल्टीमेट एंड M22 अल्टीमेट, ठीक है, हायर वैल्यू जो भी होगा। अब हायर वैल्यू कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगुलर अगर होगी तो M11 हायर होगा, अगर स्क्वायर होगी तो दोनों सेम होगा, ठीक है। तो जो भी इन दोनों में से हायर है, जैसे कि M11, तो आउट ऑफ M11 M22 हायर वैल्यू, ठीक है, हमको क्या करना है, इक्वेट करना है इसको बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट, इसको हमको इक्वेट करना है लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट से, ठीक है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन से। मतलब ये जो मोमेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, M11 अल्टीमेट को आपको इक्वेट कर देना है फॉर MU लिमिटिंग, है ना। MU लिमिटिंग मतलब QBD स्क्वायर, ठीक है। अब ये Q का वैल्यू ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड रिइंफोर्समेंट के ऊपर बेस्ड होगा, तो आप जानते हैं इसके वैल्यूज को, तो सेम कॉन्सेप्ट हमको यूज करनी है। हम इक्वेट कर देंगे M11 अल्टीमेट को QBD स्क्वायर से। दिस इज योर स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे विड्थ, B का वैल्यू आपको 1 मीटर यहाँ पे ले लेनी है ना, क्योंकि हम 1 मीटर के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। B को 1 मीटर ले लीजिए, यहाँ से हमको पता चल जाएगा डेप्थ का वैल्यू, ठीक है। डेप्थ क्या है ये हम निकाल लेंगे। सो ये आपका एक डेप्थ यहाँ से निकल के आएगा, और लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर डेप्थ को हम कहते हैं D1 डेप्थ। अभी ये D1 डेप्थ हमको प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि अभी हम 1 वे शियर के लिए चेक करेंगे, 2 वे शियर के लिए चेक करेंगे, है ना, उन दोनों के लिए चेक करेंगे। फिर हम ये देखेंगे ये D1 डेप्थ, D2 डेप्थ, D3 डेप्थ में से मैक्सिमम डेप्थ कौन सा है। जो भी मैक्सिमम डेप्थ है हम वही पर्टिकुलर डेप्थ को प्रोवाइड कर देंगे। समझ गए बात को। लेकिन हाँ, अभी जितना भी आपका रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट हुआ ये तो आप प्रोवाइड करोगे ही करोगे, समझ गए, ये तो आप प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। तो ये आपका स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है, और हमको ये डेप्थ कैलकुलेट कर लेना है और D1 कैलकुलेट करके रख लेना है। अच्छा, यहाँ से जो हमने डेप्थ को कैलकुलेट किया, ये जो D1 डेप्थ हम कैलकुलेट किया, लेट्स सपोज इसको मैं D1 लिखता हूँ, ये जो डेप्थ हमने कैलकुलेट किया ये कौन सा डेप्थ है, दिस इज योर इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, है ना, दिस इज योर इफेक्टिव डेप्थ। लेकिन हमको अगर प्रोवाइड करनी है तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ। तो ओवरऑल डेप्थ को मैं कहता हूँ D, है ना। और ये ओवरऑल डेप्थ हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ D1 प्लस इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर, ठीक है। अब ये इफेक्टिव कवर इक्वल टू क्या होगा, इसको आप कैसे डिकोड कर सकते हो, नॉमिनल कवर या फिर क्लियर कवर, ठीक है। इसको आप लिखिए सिंपली क्लियर कवर या नॉमिनल कवर, और नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर, ठीक है, प्लस अलाउंस फॉर इन्फोर्समेंट, प्लस अलाउंस फॉर रीइंफोर्समेंट, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इफेक्टिव का मतलब ये ओवरऑल डेप्थ, है ना, इस तरह से निकाल लोगे।
अब वो जो क्लियर कवर होता है इन केस ऑफ फुटिंग, ठीक है, एक नोट बना के लिखिए, नोट बना के कि इन केस ऑफ फुटिंग मिनिमम क्लियर कवर इज 50 mm इन फुटिंग मिनिमम क्लियर कवर, मिनिमम कम से कम आपको इतना प्रोवाइड करना है, क्लियर कवर इज 50 mm। समझ गए बात, ठीक है, ये मिनिमम क्लियर कवर, तो आप इतना प्रोवाइड करोगे। सो इफेक्टिव कवर आप कितना कंसिडर कर सकते हो, तो इफेक्टिव कवर जो हम कंसिडर करेंगे, इफेक्टिव कवर मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ, इसी रेंज में आप कंसिडर करना, आपका हमेशा कन्वेंशनल क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपको तो 50 mm से ज़्यादा कंसिडर करना ही है, तो इफेक्टिव कवर आप कंसिडर कर लीजिए डियर 60 to 70 mm, ठीक है, इन केस ऑफ फुटिंग। इतना का आप कवर कंसिडर करेंगे, इतना का कवर कंसिडर करेंगे, और इसमें आप D1 जो भी आपका डेप्थ निकल के आ रहा है, इस डेप्थ को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी का वैल्यू। समझे चीज़ों को, आपको निकल के क्या आएगा, ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, ये हम प्रोवाइड कर देंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और 2 वे शेयर के लिए चेक लगाएंगे, 1 वे शेयर के लिए चेक लगाएंगे, तो ये डेप्थ हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसी डेप्थ के बेसिस पे चेक लगाएंगे। समझ गए बात को, ठीक है, इसी डेप्थ के बेसिस पे चेक लगाएंगे। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे हम, मतलब एक्चुअली हमको चेक लगा के करना क्या है, चेक लगा के हमको मतलब 1 वे शेयर के करस्पॉन्डिंग एक नया डेप्थ कैलकुलेट करना है, 2 वे शेयर के करस्पॉन्डिंग एक नया डेप्थ कैलकुलेट करना है, फिर तीनों को कंपेयर करना है कि तीनों में से कौन सा बड़ा है, जो भी बड़ा होगा वही पर्टिकुलर डेप्थ हम प्रोवाइड कर देंगे। समझे, ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्शन, जो अदर क्रिटिकल सेक्शन है उसको लिखिए, कंटिन्यू करिए। ये स्टेटमेंट देखिए, डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ये चीज़ एज इट इज़ ध्यान रखनी है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको कोडल प्रोविजंस ही लिखवा दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर बी लिखिए, हाफ वे बिटवीन द सेंटर लाइन एंड द एज ऑफ द वॉल फॉर फुटिंग अंडर मैसनरी वॉल। ये मैसनरी का बात हो रहा है, नो आरसीसी, नॉट आरसीसी, ध्यान रखिएगा, मतलब आरसीसी नहीं है, आरसीसी वॉल होता तो फेस ऑफ दी वॉल, ठीक है, ये मैसनरी वॉल का बात कर रहा है, मतलब ईंटे का दीवार बना हुआ है केवल, उसके नीचे जो फुटिंग होगा तो उसके लिए कहां पर होगी क्रिटिकल सेक्शन, हाफ वे बिटवीन द सेंटर लाइन एंड द एज ऑफ द वॉल। अब ये क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ, देखिए व्हाट इज दिस थिंग, इसका डायग्राम बनाओ। अच्छा, ये दोनों बातों को आप लिख लो पहले, ठीक है, दोनों बातों को लिख लो, समझ जाओगे, एक ही चीज, एक ही डायग्राम समझा दूंगा तो दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है गसेटेड बेस के लिए है, ये गसेटेड बेस स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, स्टील में, ठीक है, वहां पर भी ये चीज आएगी, तो स्टील में शायद आपने पढ़ा होगा, ये स्टील का पार्ट है, स्टील फुटिंग है वो। तो फॉर गसेटेड बेस, हाफ वे बिटवीन द फेस ऑफ द कॉलम, halfway between the face of the column or pedestal and the edge of the gusseted base, मैं इसका डायग्राम दिखा दूंगा, and edge of the gusseted base for footings under gusseted base, ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। अब देखिए पहले ये वॉल वाला हम कॉन्सेप्ट अभी करते हैं, ये वॉल वाला क्या है, देखो भाई, क्रिटिकल सेक्शन किसके किसे कहा जा रहा है, तो देखिए लेट्स सपोज ये प्लान बना रहा हूँ, दिस इज योर प्लान, ये हम क्या बना रहे हैं, प्लान। लेट्स सपोज ये आपका फाउंडेशन है, ठीक है। अच्छा, अगर वॉल है यहाँ पे, अगर दीवार वगैरह है, तो ये फाउंडेशन जो होगा एक तरह से कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस फाउंडेशन होगा, ये बात भी क्लियर है, मतलब ये एक तरह का स्ट्रिप फुटिंग वगैरह होगी, है ना, इधर भी कंटिन्यूस होगा, इधर भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है, मतलब इस तरफ ऐसे कंटिन्यूस होगा, इस तरफ भी ऐसे कंटिन्यूस होगा, स्ट्रिप फुटिंग होगा क्योंकि वॉल वगैरह है। तो ये मान लो दिस इज योर, ये इसको आप क्या बोलोगे, इसको विड्थ ऑफ द फुटिंग कह लो भाई, ये चौड़ाई है, क्योंकि स्ट्रिप फुटिंग है तो लेंथ ज़्यादा होता है, तो ये इस डायरेक्शन में आप लेंथ ऑफ फुटिंग ले लो, है ना, ऐसा। नाउ ये मान लीजिए वॉल है, ये वॉल है मैसनरी वॉल, और उसकी जो चौड़ाई है ये है स्मॉल बी, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है इट इज़ योर स्मॉल बी। तो देखिए क्या बोला, इसका सेंटर लाइन सबसे पहले निकालो, सेंटर लाइन निकालो, तो ये सेंटर लाइन एकदम b/2 पे होगा, ये जो ब्लू वाला लाइन बना रहा हूँ सेंटर लाइन, है ना, ये क्या है, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन।
तो जो क्रिटिकल सेक्शन होगा फॉर बेंडिंग मोमेंट इट विल बी एट हाफ वे बिटवीन फेस ऑफ द वॉल एंड सेंटर लाइन। मतलब क्रिटिकल सेक्शन होगी आपकी यहाँ पर, ये दिस ग्रीन लाइन जो हम बना रहे हैं, ये जो ग्रीन लाइन ये होगा आपका क्रिटिकल सेक्शन। दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे है? जो फेस ऑफ द वॉल है वहां से स्मॉल b/2 पे, ठीक है, वहां पे ये डिस्टेंस होगा। बाकी ये डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा? ये वाला जो ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ कैसे निकल जाएगी? दिस टोटल लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक का क्रिटिकल सेक्शन का ये जो टोटल लेंथ होगा ये कैसे निकल जाएगा? देखिए b माइनस स्मॉल b/2, सिंपल यही होगा। मतलब कैपिटल B/2 माइनस स्मॉल b/2, ये वाला डिस्टेंस आपको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ये होगा आपका क्रिटिकल सेक्शन, समझे? तो ये इस तरह से आप ओवरहैंग कैलकुलेट करेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट, उसके लिए फिर रिइंफोर्समेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? ओके। अच्छा, एक प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, ये तो नहीं होगा ना, क्यों? ये वाला डिस्टेंस b/2 कैसे होगा? ये तो b/2 का आधा, तो ये b/4 हो जाएगा ना, ये b/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? यहाँ पे जो ये जो लेंथ बनेगी वो क्या बन जाएगी आपकी? कैपिटल B/2 माइनस स्मॉल b/4, ये बनेगा ना, ठीक है। ओके, वही चीज़ मैं सोचा ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे लिख दिया, करेक्ट कर लीजिए इसको। अब देखिए बात करते हैं गर्म बेस वाले को, देखते हैं। तो ये चीज़ तो स्टील में मैंने आपको बता ही रखा था, वैसे स्टील का पार्ट है ये, लेकिन एक बार यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। देखो क्या होता है। स्टील का मान लो ये कॉलम है, मान लो आई सेक्शन है, ठीक है, ये आई सेक्शन है। तो आई सेक्शन का ये आपको वेब दिखेगा, फिर ये आपका फ्लैंज दिखेगा, ऐसा है कि नहीं? सो दिस इज अ कॉलम ऑफ आई सेक्शन। अब क्या होता है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक बेस प्लेट रखते हैं। ये जो आई सेक्शन का कॉलम है, इसको एक बेस प्लेट के ऊपर रखा जाता है, और ये बेस प्लेट जनरली स्टील का बेस प्लेट ही होता है, ठीक है, स्टील बेस प्लेट इसके ऊपर रखा गया। और ये बेस प्लेट जो है कंक्रीट या आरसीसी फुटिंग वगैरह के ऊपर रखा जाता है, या फिर कंक्रीट का सिंपल एक फाउंडेशन बनाया जाता है, इसके ऊपर ये रखा जाता है, ठीक है। ये रहती है, ये वाले जो पार्ट अभी हम बना रहे हैं, दिस इज ऑफ कंक्रीट, ओके, कंक्रीट। ये सिंपल आपका आरसीसी भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सॉरी आरसीसी हो सकता है, या फिर ये सिंपल आपका पीसीसी हो सकता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एनीथिंग कैन बी डन हियर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो भी आपको करनी है। जनरली सिंपल पीसीसी हम प्रोवाइड करते हैं, ओके, लेकिन आप आरसीसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसका जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली, क्योंकि यहाँ पे जो लोड वगैरह जो मेन आपका कैरी करेगा, उसके लिए हम स्टील प्रोवाइड करेंगे, बेस प्लेट वगैरह। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गसेटेड बेस, तो हम यहाँ पे गसेट प्लेट का यूज करते हैं। यहाँ पे इस तरह से गसेट प्लेट लगी रहती है, दिस आर दी गसेट प्लेट्स। ये जो ग्रीन वाले प्लेट बना रहा हूँ ये है गसेट प्लेट, है ना, ये गसेट प्लेट ऐसे लगी रहती है। अब ये जो गसेट प्लेट है, अब यहाँ पे हमको कनेक्शन प्रोवाइड करना होगा। हम क्या करते हैं, एंगल्स यूज करते हैं, एंगल्स कुछ इस तरह से हम एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। वी आर गोइंग टू यूज द एंगल्स, एंगल सेक्शंस, इस तरह से एंगल सेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, फिर यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, फिर यहाँ कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, फिर ये जो बेस प्लेट्स है, ये बेस प्लेट को भी इससे कनेक्ट कर दिया, ये कंक्रीट से, है ना, ऐसा। तो इस तरह का जो हम फाउंडेशन बनाते हैं, दिस इज योर गसेटेड बेस फुटिंग, ठीक है, दिस इज योर गसेटेड बेस, गसेटेड बेस, है ना। इसका डिज़ाइन हम स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। शायद हमने ये नहीं बताया, ये वाला पार्ट स्टील के अंदर बता देंगे, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है, ईएससी के लिए ज़रूरत है, बाकी एसएससी जेई वगैरह लेवल पे कुछ भी थोड़ा सा भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बस ये लिख लो, दिस इज़ द बेस प्लेट। ये क्या है, इसको हम बेस प्लेट बोलते हैं, ये स्टील की होती है। दिस आर दी गसेट प्लेट, ये आपका गसेट प्लेट है, ये क्या है, गसेट प्लेट है। नाउ ये क्या है, दिस आर द एंगल सेक्शन, ये एंगल सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन,
ये क्या है, आई सेक्शन कॉलम, आई सेक्शन कॉलम है ना, दिस इज योर आई सेक्शन कॉलम है, स्टील का है ये। अभी देखिए जो क्रिटिकल सेक्शन का बात कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर है, क्या बोला है क्रिटिकल सेक्शन के बारे में, जरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एक बार, फिर यहाँ पे समझ में आएगा, हम आपको दिखाते हैं क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होगा फॉर बेंडिंग मोमेंट। ये मैं आपको फ्रंट व्यू बताया, प्लान बना के नहीं बताऊँ, अगर प्लान भी बना देता हूँ, चलो अभी टेंशन मत लो यार, हम हैं सब बता देंगे। क्रिटिकल सेक्शन इज हाफ वे बिटवीन द फेस ऑफ द कॉलम, फेस ऑफ द कॉलम, कॉलम का फेस और पेडेस्टल, जो भी पेडेस्टल वगैरह है, एंड द एज ऑफ द गसेटेड बेस, ठीक है, एंड एज ऑफ द गसेटेड बेस फॉर फुटिंग अंडर गसेटेड बेस। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए देखो यहाँ पे डायग्राम को देखो, ये हो गया फेस ऑफ द कॉलम, फेस ऑफ कॉलम, ठीक है, फेस ऑफ कॉलम हो गया, यहाँ पे ये कॉलम है, अगर कॉलम होता तो ये, या फिर पेडेस्टल होता तो उसका फेस है ना। अब गसेटेड बेस का एज, गसेटेड बेस का एज मतलब ये जो बेस प्लेट्स हैं इसके एज, ठीक है, ये हो गया एज ऑफ गसेटेड बेस, ठीक है, दिस आर द एज ऑफ गसेटेड बेस, गसेटेड बेस, ये आपका एज। तो जो क्रिटिकल सेक्शन आपको निकालनी है, हाफ वे बिटवीन मतलब सॉरी, ये जो भी लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो ओवरहैंग पार्ट है इसको हम ओवरहैंग बोलते हैं, ओवरहैंग। अभी ये ओवरहैंग डिज़ाइन किया जाता है स्टील में, ठीक है, और इसी ओवरहैंग के बेसिस पे हम मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं, एंड वही मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग ये जो बेस प्लेट है इसकी थिकनेस गवर्न करती है, थिकनेस, इसका हम थिकनेस को निकालते हैं, ठीक है, कि कितना मोटा बेस प्लेट हमको प्रोवाइड करना है। देखो यहाँ पे एक तो गसेटेड बेस फुटिंग है, दूसरा ग्रिलाज फाउंडेशन होता है, ग्रिलाज फाउंडेशन। तो ध्यान रखिएगा जो बेस प्लेट होता है ना, हम गसेटेड बेस फुटिंग में भी यूज करते हैं, ग्रिलाज फाउंडेशन में भी हम बेस प्लेट यूज करते हैं, लेकिन ग्रिलाज फाउंडेशन का जो बेस प्लेट का थिकनेस होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है एज कम्पेयर टू थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट ऑफ द गसेटेड बेस। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ध्यान रखना एक बात। तो जो क्रिटिकल सेक्शन होगा हाफ वे बिटवीन दिस टू, मतलब इन दोनों के एकदम बीच में, सेंटर में, ये होगा क्रिटिकल सेक्शन। मान लो ये जहां पर भी आ गया है ना, दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन। होप कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्लान बनाने की जरूरत है क्या, बना दो प्लान। प्लान अगर देखोगे प्लान कैसा है, ये कैसा होता है, प्लान भी देख लो भाई, आप प्लान भी देखो। ये मान लो ये कंक्रीट वाला पार्ट है, ठीक है, ये कंक्रीट वाला पार्ट, ये कंक्रीट वाला पार्ट है। नाउ लेट्स सपोज कि इसके ऊपर अब स्टील का जो बेस प्लेट है वो रखा गया है, दिस इज योर स्टील बेस प्लेट, ये आपका बेस प्लेट है स्टील वाला, समझ गया। नाउ लेट्स सपोज इसमें आई सेक्शन एक डाला हुआ है। आई सेक्शन कैसे दिखेगा, आई सेक्शन दिखेगा, ये आई सेक्शन का फ्लैंज दिखेगा, ये आपको वेब दिखेगा, अगर प्लान देखोगे टॉप व्यू, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा आई सेक्शन, दिस इज द आई सेक्शन, ओके, जो कॉलम है। नाउ अब जो गसेट प्लेट होती है वो कहाँ पे लगी रहती है, गसेट प्लेट यहाँ पे लगी रहती है, ऐसे, एक मिनट, दिस इज द गसेट प्लेट, एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअस रहता है गसेट प्लेट पूरे लेंथ में, लाइक दिस, ठीक है, एक प्रॉपर थिकनेस का एक प्लेट लगा रहता है जिसको हम कहते हैं गसेट प्लेट, समझे। दिस आर दी गसेट प्लेट, ये गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट, ये आपका बेस प्लेट, दिस इज योर बेस प्लेट। नाउ अब क्या होगा, एंगल सेक्शंस भी होंगे। एंगल सेक्शन क्यों, गसेट प्लेट को बेस प्लेट से जोड़ने के लिए, ठीक है, गसेट प्लेट को पहले ये फ्लैंज ऑफ दिस आई सेक्शन को जोड़ेगा, एंगल सेक्शन, फिर देखो एंगल सेक्शन मतलब यहाँ पे तुमको एंगल का थिकनेस दिखेगा, एक थिकनेस दिखेगा एंगल का, ठीक है, और एक ये वाला फूट दिखेगा। तो हम कनेक्शन प्रोवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये, ठीक है, ये प्रोवाइड कर दिया, मतलब ये पूरा कनेक्शन ये फ्लैंज तक गया है, सोचो कि ये फ्लैंज तक पूरा बोल्ट गया है, ऐसा, समझ रहे हैं,
इस तरह से, और बाकी यहाँ तो ऐसे प्रोवाइड कर देंगे, है ना, पूरा प्लेट थिकनेस में लाइक दिस। ये बोल्ट्स होंगे, फिर यहाँ पे बोल्ट्स होंगे इस तरह से, दीज आर दी बोल्ट्स एंड अदर बोल्ट्स। ये जो ग्रीन वाला बनाया मैंने, क्या बनाया यहाँ पे, ये एंगल दिख रहा है आपको टॉप में से एंगल सेक्शन का व्यू। सिमिलरली इस तरफ होगा, ये आपका एंगल सेक्शन का एक लेग का थिकनेस प्लस ये उसका अदर फुट का विड्थ, चौड़ाई। तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया, यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड कर दो, ये बोल्ट ये बोल्ट ये बोल्ट प्रोवाइड कर दिया, ये बोल्ट यहाँ तक ले जाओ भाई, ये बोल्ट भी यहाँ तक ले जाओ, ये बोल्ट ये बोल्ट, फिर यहाँ पे बोल्ट्स होंगे ऐसे। ये बोल्ट्स मतलब ये जो गोल गोल बना रहा हूँ मतलब वो अंदर गए हैं, और ये आपको ऐसे गए हैं, तो ये आपको ऊपर से दिख रहा होगा, दिस इज द प्लान, है कि नहीं, ये प्लान है, टॉप व्यू। प्लान करने का मतलब है टॉप व्यू। तो अब जो क्रिटिकल सेक्शन निकालोगे, कहाँ से निकालोगे, फेस ऑफ द कॉलम, मतलब ये वाला जो लाइन है, देखो ये जो लाइन है, दिस इज द फेस ऑफ द कॉलम, फेस ऑफ कॉलम या फिर पेडेस्टल जो भी है, ठीक है। एज ऑफ द गसेटेड बेस, एज ऑफ द गसेटेड बेस कहने का मतलब है ये वाला जहाँ तक बेस प्लेट का एज जा रहा है, बेस प्लेट तुमको प्रोवाइड करना ही करना है, तो एज ऑफ द गसेटेड प्लेट विल बी एंड ऑफ द बेस प्लेट, है ना। तो एज ऑफ गसेटेड बेस, एज ऑफ गसेटेड बेस, ठीक है। अब इन दोनों का मिडवे में आपका होगा क्रिटिकल सेक्शन, तो इन दोनों का जो मिडवे है वो कहीं पर, यहीं पर, यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा, जहाँ पर भी लाई करे बीच का, उस पर्टिकुलर लेंथ पर आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करनी है। कहाँ से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करोगे, एक्चुअली ये जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन पे नीचे से नेट सॉइल प्रेशर लग रही है ना, तो यहाँ पर भी वही नीचे से नेट सॉइल प्रेशर लग रही है, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे ऐसा फलना, ठीक है। इस सेक्शन में यहाँ तक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, हम ये वाला ओवरहैंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज ये ओवरहैंग है x1 ऐसा, तो ये मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे अबाउट दिस एक्सिस। लेट्स सपोज ये जो क्रिटिकल एक्सिस ले रहा हूँ इसको 1 एक्सिस कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस एक्सिस के अबाउट फिर हम मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, जैसा हमने टेक्निक बताया मूवमेंट कैलकुलेट करने का। बाय यूजिंग द सेम टेक्निक वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मूवमेंट हियर एंड डिजाइन द थिकनेस। ये इसका थिकनेस को डिजाइन करेंगे, किसका, ये जो कंक्रीट का जो हम थिकनेस प्रोवाइड करेंगे वो कितना होगा, वो चीज़ हम यहाँ से डिजाइन कर लेंगे। थिकनेस, अगर रिइंफोर्समेंट डालना है इसमें कंक्रीट वाले में तो आप रिइंफोर्समेंट डाल सकते हैं, वरना यहाँ पे गसेटेड बेस इसका डिज़ाइन कॉन्सेप्ट थोड़ा स्टील के ओरिएंटेड, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे, उसके ओरिएंटेड थोड़ा अलग होता है, क्लियर है। तो ये थी आपकी क्रिटिकल सेक्शन, ध्यान रखना ये कहाँ पे होता है। तो डायग्राम आपने समझ लिया, वेरी गुड। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो हमारा है इन डिज़ाइन ऑफ फुटिंग, चेक फॉर वन वे शियर। चेक फॉर वन वे शियर, तो इसमें सबसे पहला लिखिए आप क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होता है वन वे शियर के लिए, क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शियर इज एट डिस्टेंस डी। डी मतलब क्या, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फुटिंग। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फुटिंग देखिए, हमने इससे पहले जो मूवमेंट के लिए जब हमने निकाला तो वहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ हमने निकाल लिया था, तो वो इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डी को अननोन रखते हुए डी का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमको चेक करना है, चेक फॉर डेप्थ फॉर शियर, समझ रहे हो। तो यहाँ से हम डी को निकालेंगे फिर से, तो जो भी इक्वेशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उसमें डी को हम अननोन रख देंगे, बस ये चीज़ हमको करना है। तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फुटिंग फ्रॉम फेस ऑफ द कॉलम या फिर वॉल, एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, पहले इसको बना लीजिए क्रिटिकल सेक्शन का, फिर आगे चल के नेक्स्ट वाले पेज में बहुत डिटेल में चीज़ों को समझते हैं। देखिए ये मान लो आपका रेक्टेंगुलर फुटिंग है जिसका लेंथ है L, इसका विड्थ है B, यहाँ पे एक कॉलम है इसके ऊपर, ठीक है, इस तरह से ये डायमेंशन है A, मान लो ये डायमेंशन है B, तो ये जो फुटिंग है इसका डेप्थ है, मतलब क्रिटिकल सॉरी इफेक्टिव डेप्थ है D मान लो, तो यहाँ से D डिस्टेंस पे एक सेक्शन लोगे तो दिस विल बी योर क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। सिमिलरली ये तो इस साइड हो गया, इधर भी होगा, यहाँ पर भी एक क्रिटिकल सेक्शन आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस एट सम डिस्टेंस D, ठीक है। सिमिलरली दिस साइड है कि नहीं, इस तरफ एट सम डिस्टेंस D, सिमिलरली ऊपर, तो ये सारे क्रिटिकल सेक्शंस होंगे। हमको शियर फोर्स इसी क्रिटिकल सेक्शन के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लेंथ है, लेट्स सपोज दिस आर दी ओवरहैंग लेंथ, ये आपका मैंने y कंसिडर किया हुआ था, दिस इज योर x डायरेक्शन, तो लेट्स सपोज दिस इज योर ओवरहैंग x2, ठीक है। ये भी ओवरहैंग आपका x2 है, दिस इज योर ओवरहैंग y2, ठीक है। दिस इज योर अगेन उस तरफ का जो क्रिटिकल सेक्शन का होगा वो भी ओवरहैंग होगा y2। ये ओवरहैंग सारे इक्वल होंगे,
ध्यान रखिएगा, ये जनरली जो ओवरहैंग होगा ये सारा इक्वल होगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स। सबसे पहले देखिए, हमको ये डिजाइन फॉर वन वे शियर करना है, मतलब इस क्रिटिकल सेक्शन पे हमको शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। शियर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रेजिस्टिंग एरिया है शियर फोर्स को जो रेजिस्ट करेगा, वो रेजिस्टिंग एरिया क्या होगा, आपको मालूम है आरसीसी में शियर फोर्स कैसे रजिस्ट होती है। ठीक है, ये मान लो न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस तक पैराबोलिक वेरिएशन होता है, फिर कांस्टेंट होती है अप टू द इफेक्टिव डेप्थ, मतलब अप टू द टेंशन रिइंफोर्समेंट, इस तरह से। तो जो रेजिस्टिंग डेप्थ है शियर फोर्स के लिए वो है डी। तो रेजिस्टिंग एरिया, क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टिंग एरिया है फॉर दैट शियर फोर्स, उससे हम डिवाइड करके नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू को निकालेंगे। नॉमिनल शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसको हम चेक करेंगे कि दैट मस्ट बी लेस देन दी शियर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस कंक्रीट सेक्शन। अगर वो है तो सेटिस्फाई हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग हम ये डेप्थ को निकाल लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फुटिंग बनाया, ठीक है, कॉलम उस पर दिखाया, डायमेंशंस मैंने दिखाया, फिर नीचे फुटिंग का मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया। ये आपका वाई डायरेक्शन है, ये भी बना लो, ये आपका एक्स डायरेक्शन है। क्लियर है। अब देखो क्रिटिकल सेक्शन आपको मालूम है, लेट्स सपोज दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन हियर, है ना। तो ये यहाँ पे ये क्रिटिकल सेक्शन होगा। सिमिलरली लेट्स सपोज दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन हियर, तो ये यहाँ पे ऐसे क्रिटिकल सेक्शन होगा लाइक दिस। दिस आर द क्रिटिकल सेक्शन, सी एस, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर एट सम इफेक्टिव डेप्थ डी, है ना, फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम या फिर वॉल। नाउ ये जो ओवरहैंग लेंथ मैंने बोला था, लेट्स सपोज दिस आर द ओवरहैंग लेंथ, द मैग्नीट्यूड इज x2, ये भी x2, इधर भी x2, एंड बोथ x2 आर सेम। ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम है, भले ही यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा आगे पीछे दिख रहा होगा, लेकिन वो एक्चुअली में सेम है, ऐसा आप कंसिडर करिए। नाउ अभी ये x2 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बताओ, x2 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखो भाई, x2 का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, देखिए जब मूवमेंट के लिए हमने निकाला था, मूवमेंट के लिए कहाँ तक ये डिस्टेंस हमने निकाला था, ये वाला ओवरहैंग का लेंथ। देखो ये x2 का वैल्यू मैं लिखता हूँ, x2 इक्वल टू कैसे लिखेंगे, x2 इक्वल टू देखिए L/2 माइनस A/2। देखो L/2 माइनस A/2, ये करेंगे तो कहाँ तक हम पहुँच गए, L/2 से A/2 घटा दिए, मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए। देखिए ये जो ब्लू लाइन बना रहे हैं, इसमें से हम घटा देंगे D, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ये लाइन पे पहुँच जाएंगे जो क्रिटिकल सेक्शन है शियर के लिए। समझ में आ रहा है। इस तरह से आप x2 ओवरहैंग निकाल सकते हो, मतलब ये वाला लेंथ। सिमिलरली जो इधर क्रिटिकल सेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो क्रिटिकल सेक्शन होंगे इस साइड पे लाइक दिस, ये वाला जो क्रिटिकल सेक्शन होगा ये भी इफेक्टिव डेप्थ d डिस्टेंस पे होगा। लेट्स सपोज दिस इज योर y2, ये आपका ओवरहैंग है, वैल्यू y2। ये y2 का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, सिमिलरली देखिए b/2 माइनस स्मॉल b/2, तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, मतलब ये जो ब्लू लाइन अभी बना रहा हूँ देखो, यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ पर है b/2 माइनस b/2 से यहाँ पर है, इसमें से हम घटा देंगे d, तो ये y2 ओवरहैंग लेंथ हमको निकल जाएगा, निकल गया। चलो अब मेरे को ये बताओ, जैसे ये रेक्टेंगुलर कॉलम है तो इसमें L इज ग्रेटर देन B, ठीक है, L इज ग्रेटर देन B। तो अगर L इज ग्रेटर देन B फॉर रेक्टेंगुलर, अगर स्क्वायर होता तो L इक्वल टू B होता, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगुलर L इज ग्रेटर देन B, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में, और फर्दर A इज ऑल्सो ग्रेटर देन B, एंड फर्दर हम x2 और y2 को अगर कंपेयर करेंगे तो कौन सा ओवरहैंग लेंथ ज्यादा होगा, ऑब्वियसली x2 विल बी ग्रेटर देन y2। x2 जो ओवरहैंग लेंथ होगा दैट विल बी मोर देन y2 वैल्यू। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस शियर फोर्स, शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन, शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन इंपॉर्टेंट। देखिए ये शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम अगेन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 मीटर वाइड स्ट्रिप। ये एक 1 मीटर वाइड स्ट्रिप मैंने लिया, ये पट्टी लिया, समझ गए बात को। ये मान लो 1 मीटर चौड़ा है, ये पट्टी लिया, नीचे से कितना लग रहा है, नेट सॉइल अल्टीमेट प्रेशर, मतलब नेट सॉइल प्रेशर लग रही है, ठीक है, नीचे से। तो शियर फोर्स एट दिस क्रिटिकल सेक्शन विल बी इक्वल टू, हमको बस फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स इक्वल टू व्हाट, फोर्स विल बी इक्वल टू W0 अल्टीमेट इनटू दिस 1 मीटर विड्थ इनटू व्हाट, इनटू आपका लेंथ x2,
ये हो जाएगा आपका शियर फोर्स, क्रिटिकल सेक्शन पे शियर फोर्स, समझ गए? मतलब इस वाले क्रिटिकल सेक्शन पे, है ना? ये मान लो ये क्रिटिकल सेक्शन आपका 1 1, तो अलोंग 1 1 जो आपका शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा इतना। मान लो ये वाला जो ग्रीन वाला क्रिटिकल सेक्शन, इसको मैं कह रहा हूँ 2 2, तो 2 2 क्रिटिकल सेक्शन के अलोंग निकालोगे तो यहाँ पे आप 1 मीटर चौड़ा एक पट्टी कंसिडर करोगे ऐसा, ठीक है? ये 1 मीटर विड्थ। फिर इसका निकालोगे तो ये कितना निकलेगा, W0 अल्टीमेट इंटू 1 इंटू Y2। अब मुझे ये बताओ इन दोनों में से कौन सा शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है जोन सा ओवरहैंग लेंथ, क्योंकि W0 तो कांस्टेंट है, W0 अल्टीमेट इज कांस्टेंट फॉर बोथ द साइड। तो जिस केस में ओवरहैंग लेंथ ज्यादा होगी, अधिक होगी, x2 या फिर y2, जिस मतलब जो भी ज्यादा होगा, जिस एक्सिस के अलोंग ओवरहैंग लेंथ ज्यादा होगा उसी के अलोंग जो हमको शियर फोर्स निकलेगा उसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो हम मैक्सिमम शियर फोर्स के करस्पॉन्डिंग डिजाइन को देखेंगे, समझ गए? तो जिस क्रिटिकल सेक्शन के अबाउट आपको मैक्सिमम ओवर लेंथ मिले आप उसी के अबाउट चेक करना। तो यहाँ पे जैसे हमको x2 मैक्सिमम मिल रहा है तो 1 1 एक्सिस के अबाउट ये जो क्रिटिकल सेक्शन है इसके अबाउट हमको शियर फोर्स यहाँ पे ऑब्वियसली मैक्सिमम मिलेगा। मतलब ये वाला जो वैल्यू लिखा मैंने, तो इसी को थोड़ा एक्सपेंड कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, W0 अल्टीमेट इंटू 1 मीटर, ठीक है? 1 मीटर को गायब कर दो, समझ गए ना? 1 मीटर क्यों लिखा उसको हटाओ, लिखने का जरूरत नहीं है। x2 का वैल्यू लिख दो, x2 का वैल्यू क्या लिख दोगे, L माइनस A/2, ठीक है, माइनस D। दिस विल बी योर मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर फोर्स, ये आपका शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। नाउ एट दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन what we have to calculate, we have to calculate the nominal shear stress value। अब ये nominal shear stress value कैसे निकालेंगे? ये जो shear force हमने निकाल लिया अल्टीमेट shear force जो इस क्रॉस सेक्शन पे डिवाइडेड बाय द रेजिस्टिंग एरिया। रेजिस्टिंग एरिया क्या होगा, रेजिस्टिंग एरिया विल बी 1। देखिए हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ये जो 1 मीटर चौड़ा कंसिडर किए हुए, 1 मीटर वाइड एंड डेप्थ, 1 मीटर वाइड एंड डेप्थ, क्योंकि रेजिस्टिंग एरिया शियर फोर्स के लिए ये होगा ना क्रॉस सेक्शन, ठीक है? ये शियर फोर्स ऐसे लग रही है तो इसका रेजिस्टिंग एरिया क्या होगा, 1 मीटर ये जो चौड़ा पट्टी कंसिडर किया प्लस इफेक्टिव डेप्थ, 1 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, दिस विल बी रेजिस्टिंग एरिया। तो ये शियर फोर्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टिंग एरिया, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट द नॉमिनल शियर स्ट्रेस वैल्यू एंड उस नॉमिनल शियर स्ट्रेस को हम क्रॉस चेक कर लेंगे। बताता हूँ आगे कैसे क्रॉस चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये देखो ये क्रॉस सेक्शन में देखो। अब मैं आपको फेलियर पैटर्न बताता हूँ। तो फेलियर पैटर्न क्या है, इसमें एक्चुअली जो फेलियर शुरू होती है शियर में, जनरली जानते हो लगभग 45 डिग्री पे फेलियर शुरू होती है, तो वही यहाँ पर भी होगा। और यहाँ से ऐसे इस तरह से कुछ फेलियर शुरू होगी बॉटम ऑफ कॉलम से, आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम का बॉटम से इस तरह से कुछ फेलियर लाइन शुरू होगी और ये इस तरह से फेल कर जाएगी। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट फुटिंग वाले पार्ट से अलग हो जाएगा। मतलब ये दोनों अलग हो जाएंगे, अलोंग दिस फेलियर हो जाएगा। मतलब इसके अबाउट ऐसे क्रैक डेवलपमेंट, क्रैक आपको डेवलप होता हुआ मिलेगा, मतलब फेलियर हो रहा है। समझ गए चीज़ों को, क्रैक डेवलप होता हुआ मिलेगा। तो अब देखो, तो ये सब मोटा मोटी ये था। सो ऑलवेज चेक इन शियर इज ऑलवेज मेड करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम ओवरहैंग, ठीक है? क्योंकि उसी के अबाउट हमको मैक्सिमम शियर फोर्स मिलेगा। ये लाइन भी मैं लिखवा दूंगा, लिखवा देता हूँ, पहले लिख लीजिए आप। सो लिख लीजिए इस नोट को, चेक फॉर शियर इज ऑलवेज मेड करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम ओवरहैंग लेंथ एज वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर फोर्स, ठीक है? तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं ना, इस डायग्राम को समझे कि नहीं? मतलब ये बेसिकली ये पोर्शन अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? नीचे से देखिए, नीचे से मतलब यहाँ पे नीचे से इस वाले पोर्शन में क्या लग रहा है, W0 अल्टीमेट लग रही है ना, इधर भी लग रही है ऐसे। तो ये जो प्रेशर है नीचे से जो लग रहा है फुटिंग स्लैब के ऊपर, इसके कारण इस लाइन के अबाउट ऐसे मतलब कोड तो ये एज्यूम कर रहा है इस लाइन के अबाउट ऐसे फेलियर, लेकिन जो एक्चुअली में फेलियर आपको दिखेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, इस तरह से वो एक्चुअली में फेल करता है। लेकिन हमने क्रिटिकल सेक्शन ये ले रखा है ना, तो हम बोल रहे हैं कि इस लाइन के अबाउट वो कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है? लेकिन वो होती नहीं है, वो इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पे फेल करती है। समझ गए बात को? यही चीज़ है, सिंपल है, छोटा सा चीज़ है। तो आपने शियर फोर्स निकाल लिया। सो शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस लिखिए, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। अब आगे क्या करेंगे, हमको बेसिकली यहाँ से डेप्थ का वैल्यू निकालना है, वो डेप्थ को अननोन लेते हुए चलना, और फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव डेप्थ वैल्यू एंड नथिंग। नॉमिनल शियर स्ट्रेस एट क्रिटिकल सेक्शन,
इक्वल टू क्या होगा, इसको लेट्स सपोज टाउ वी ई लिखता हूँ मैं, क्या लिखते थे नॉमिनल को, टाउ वी ई इक्वल टू, तो टाउ वी ई इक्वल टू शियर फोर्स डिवाइडेड बाय रजिस्टिंग एरिया, ठीक है, शियर फोर्स डिवाइडेड बाय रजिस्टिंग एरिया। तो शियर फोर्स इक्वल टू क्या निकाल लिया था आपने, डब्ल्यू नॉट अल्टीमेट इंटू 1 मीटर इंटू आपका ओवरहैंग लेंथ मतलब x2 लेंथ, मतलब L माइनस ए बाई 2 माइनस डी डिवाइडेड बाय रजिस्टिंग एरिया इक्वल टू कितना, 1 मीटर इंटू इफेक्टिव डेप्थ डी। तो यहाँ से ऊपर नीचे 1 मीटर दोनों खत्म, तो दिस इज योर नॉमिनल शियर स्ट्रेस, फैक्टर्ड है ऑटोमेटिकली। क्यों, यहाँ पे डब्ल्यू नॉट अल्टीमेट को लेके आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो और 1.5 ये वो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली फैक्टर वैल्यू निकलते आ रही है आपको। नाउ अब क्या करना है, ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस को निकालने के बाद अब आपको मालूम है जो टेक्निक है वही टेक्निक हम यूज करेंगे कि शियर कैरिंग कैपेसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन हम निकालेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट व्हाट, टेबल को यूज करके, जो इंडियन स्टैंडर्ड 456 का टेबल है उस टेबल को यूज करके निकालेंगे। और हम ये चेक लगाएंगे कि टाउ वी ई का जो वैल्यू है इट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन, ठीक है, ये ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन व्हाट, के टाइम्स टाउ सी। ये चेक लगा देंगे, टाउ सी निकालना आता है, ठीक है। अब ये जो के है, ये के, इसके लिए ध्यान रखना के का वैल्यू हो जाता है आपका ये डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये एक फैक्टर है जो डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है, और के का वैल्यू हो जाता है आपका 1 इफ ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज ग्रेटर देन 300 mm, और के का वैल्यू हम कंसिडर करते हैं कितना, 1.2 आई थिंक, व्हेन योर डेप्थ ऑफ फुटिंग इज लेस देन इक्वल टू 150 mm, ठीक है। और अब मान लो बीच का कोई डेप्थ होगा, लेट्स सपोज बीच का कोई डेप्थ होगा, तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला था, लेकिन वो फार्मूला भूल जाओ, आप सीधा इंटरपोलेट कर लेना, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 1 से 1.2 के बीच का है, तो आप 1.1, 1.15, 1. ऐसा कंसिडर करते हुए कैलकुलेशन कर लीजिएगा, चलेगा काम, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टाउ वी ई मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये वाला लास्ट में क्रॉस चेक लगाएंगे, टाउ सी को कैलकुलेट करके, के को कैलकुलेट करके, एंड ये जो पूरा इक्वेशन होगा यहाँ से एक ही चीज़ अननोन होगी आपकी डी, क्योंकि एल स्मॉल ए 2 ये सब कुछ मालूम होगा, एक ही चीज़ अननोन होगा, ये डी, तो ये डी यहाँ से निकाल लेंगे, समझ रहे हो बात को, ये चीज़ हमको करना है। इसी तरह से अब हम चेक लगाएंगे पंचिंग शियर का, जिसको हम कहते हैं 2 वे शियर, उसको लगाने के बाद वहाँ से एक डेप्थ कैलकुलेट करेंगे अगेन, तो 3 डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। अब इन तीनों डेप्थ में से जो मैक्सिमम डेप्थ होगा, सबसे बड़ा वाला डेप्थ, वही डेप्थ हम प्रोवाइड कर देंगे ये फुटिंग में, क्योंकि जो मैक्सिमम डेप्थ आई है मतलब उस इफेक्ट के करस्पॉन्डिंग आपको उतना डेप्थ ऑफ फुटिंग प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा फुटिंग आपका, समझ रहे हैं। तो जो मैक्सिमम डेप्थ आएगी वही डेप्थ हम प्रोवाइड करते हैं, दिस इज द डिज़ाइन ऑफ फुटिंग। बस हमको बेसिकली रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना होता है, जो कि हम बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग रीइंफोर्समेंट को कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर लिया। बाकी 1 वे शियर एंड 2 वे शियर में हम डेप्थ को कैलकुलेट करके डेप्थ चेकिंग कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम डेप्थ प्रोवाइड कर देते हैं, समझे, ठीक है, ओके।